है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज हम कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पर है कि पहला प्रश्न 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि वह संख्या ज्ञात करना है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 1152 व 1664 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे बड़ी संख्या का यहाँ पर अर्थ क्या है। पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक म स। पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या का अर्थ होता है म स। यानी इस प्रश्न में हमें 1152 व 1664 का HCF ज्ञात करना है। इन दोनों का HCF ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों में से बड़ी संख्या को चुनेंगे। कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में, तो यहाँ पर 1664 1152 से बड़ी संख्या है। 1664 1152 से बड़ी संख्या है। यहाँ 1664 1152 से बड़ी है। अतः HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। एक 1664 में 1152 से भाग देने पर आगे बात करते हैं। ये हमारा हो जाता है शेषफल 512। अब यहाँ पर हम यूक्लिड प्रमेय की सहायता लेंगे। यूक्लिड प्रमेय अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने यूक्लिड प्रमेय को अच्छे से समझा दिया है। यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हम भाज्य को A से डिनोट करते हैं, भाजक को B से, शेषफल को Q, भागफल को Q से और शेषफल को R से। यहाँ पे A अर्थात भाज्य कौन सा है, ये 1664। B भाजक कौन सा है, ये B 1152 B है।
इसलिए क्यू क्या है, क्यू भागफल है। भागफल का मतलब ये, प्लस आर क्या है, शेषफल है। शेषफल मतलब ये। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो शेषफल है, शेषफल वो कितना है, 512। यानी कि 512 जो है वो हमारा शेषफल है। और ये जो 512 जीरो के बराबर तो नहीं होता है, इसलिए शेषफल अभी शून्य नहीं होगा। शेषफल बराबर 512, 512 जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर से 512 में इस 1152 से हम भाग देंगे। भाग की प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। अभी शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है 512 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए 512 में 1152 से भाग देंगे। 1152 में 512 से भाग देने पर ये भाग करते हैं। 512 1152, 512 से 1152 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। इतनी बार हम गुणा करते हैं 512 में जितना कि या तो इस संख्या के बराबर हो या इससे कम हो। तो 2 बार गुणा करेंगे 512 में तो हमारा हो जाएगा 1024। इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 8, 2 और 1, 128। इस प्रकार से हम फिर से देखते हैं कि यूक्लिड में संख्या देखते हैं। क्या है, भाज्य बराबर भाजक ऋण भागफल धन शेषफल। ठीक, तो हमारा भाज्य कितना है, 1152। भाज्य को किनारे लिखते हैं, 1152 भाज्य बराबर भाजक, किनारे वाला भाजक गुणे भागफल। भागफल यह है 2 प्लस शेषफल। शेषफल ये जो नीचे बचा 128। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेषफल एक 128 है। क्या शेषफल 128 है तो क्या यह जीरो के बराबर है? क्या इसको जीरो के बराबर लिख दिया जाए? नहीं, ये जीरो के बराबर नहीं है। 128 जीरो के बराबर नहीं है। इसलिए अब क्या करेंगे, मैंने कहा था कि जब तक शेषफल शून्य न हो जाए तब तक हम भाग की प्रक्रिया ऐसे ही दोहराते चलेंगे। शेषफल बचेगा उसको इसमें से भाग देंगे। आइए भाग देते हैं 128 से 512। चार बार में इसको करेंगे तो 512 हो जाएगा और शेषफल जीरो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यूक्लिड प्रमेय से भाज्य 512 बराबर भाजक 128 ये भागफल 104 प्लस शेषफल जीरो।
शेषफल कितना होगा? शेषफल कितना होगा? शेषफल हो गया हमारा 0। शेषफल 0 के बराबर हो चुका है। यहाँ पे शेषफल 0 के बराबर हो चुका है। यहाँ पर 0 के बराबर नहीं था, यहाँ पे 0 के बराबर हो चुका है। यानी अब भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब इसका मौसा जो अंतिम भाजक होता है, जिससे भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए, वही हमारा अभीष्ट मौसा होता है। जिस अंतिम वाले भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए, वही हमारा HCF होता है। इसलिए 1152 और प्रश्न क्या दिया था? 1664 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी क्या होगी? 128। इस प्रश्न में हमसे यही पूछा जा रहा था कि 1152 और 1664 को वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित करती है। तो वह संख्या 128 है, क्योंकि इन दोनों का मौसा 128 निकल के आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 128 है। दूसरा प्रश्न चैप्टर 1 का 1.1 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। प्रश्न को समझिए। किसी धनात्मक पूर्णांक m, अब यह धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक जितने भी प्लस वाले पूर्णांक होते हैं, जितने भी प्लस वाले नंबर्स होते हैं, वही सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड डैश जितने भी होंगे। तो हमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए इसका वह रूप ज्ञात करना है जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। अब धनात्मक सम पूर्णांक क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक वह पूर्णांक है जो 2 से विभाजित हो जाए। सम संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, वही सारी सम संख्याएं हैं, और वही सब धनात्मक सम पूर्णांक भी कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना m बराबर 1। अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमें कोई सा भी ले लेना है, उस m का हमें वह रूप ज्ञात करना है जिसे सम बनाना हो। जैसे धनात्मक पूर्णांक हमने m को ले लिया 1। अब इस 1 को हमें सम बनाना है, अर्थात 2 से डिविजिबल विभाज्य बनाना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सोचिए। अगर हम इनके दोनों साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आइए देखते हैं। अगर दोनों साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 इंटू m इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई स्टेटमेंट 2m इक्वल टू 2। ये हो गया 2 हो गया सम संख्या, सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। m का रूप हमें मिला 2m। अब कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे m बराबर 2 ही ले लेते हैं। ये 2 तो पहले से ही सम है, तो इसको 3 कर लेते हैं, 3। अब इसको हमें सम बनाना है, तो क्या करेंगे? फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू m इक्वल टू 3 इंटू 2, 2m इक्वल टू 6 भी हो गया सम पूर्णांक। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि m का वह रूप हमें मिल गया जिसकी वजह से कोई भी धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए धनात्मक पूर्णांक m
ग्रुप बराबर 2m। 2m हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 3, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सके। इस प्रश्न को समझने के लिए पहले धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक को जानना जरूरी है। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? धनात्मक पूर्णांक अर्थात नेचुरल नंबर, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक, जितने भी प्लस वाली संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड डैश, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। अब धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती। 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। ऐसे ही जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम धनात्मक विषम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न में। हमें अब किसी भी धनात्मक पूर्णांक अर्थात इनमें से किसी भी एक पूर्णांक के लिए जिसे हम यम कह सकते हैं उसका रूप ज्ञात करना है, जिसमें हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इस यम को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे हम, जैसे माना यम बराबर धनात्मक पूर्णांक जैसे 2 मान लिया। अब इस 2 को हमें धनात्मक विषम पूर्णांक बनाना है। इसको हमें विषम बनाना है इस 2 को। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए, टू एम इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। क्या 4 एक विषम पूर्णांक है? नहीं, 4 विषम पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जा रहा है और विषम पूर्णांक वे हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। अब इस 4 को हमें विषम बनाना है, तो क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो नहीं होता। अब इसमें हम +1 ऐड कर दें तो m 2m इक्वल +1 इक्वल टू 4 +1 बाई स्टेटमेंट 2m +1 इक्वल टू 5। 5 एक विषम पूर्णांक है, यानी हमने इसे विषम पूर्णांक के रूप में बदल दिया है और हमें यम का रूप भी मिल चुका है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यम बराबर अगर हम लेते हैं 4, तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 2m इक्वल टू 8। 8 एक विषम पूर्णांक नहीं है। अब इसे हम चेंज करेंगे, दोनों पक्षों में +1 करेंगे, 2m +1 इक्वल टू 9। ये हमें यम का रूप मिल गया और ये हमारा विषम पूर्णांक मिल गया। अर्थात हमें यम का वह रूप मिल गया जिसमें सभी धनात्मक पूर्णांकों को धनात्मक विषम पूर्णांकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आंसर इज इक्वल टू 2m +1। यह यम का वह रूप है जिसमें सभी धनात्मक पूर्णांकों को विषम पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, संख्या 405 व 2520 का HCF ज्ञात कीजिए। 405 व 2520 का हमें HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं। यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 405 या 2520? 2520
बड़ी है किससे? 405 से। इसलिए यहाँ पर हम 2520 में 405 से भाग देंगे या देने पर। आइए हम भाग देते हैं 2520 में 405 से। तो 405 से 2520 में भाग दिया हमने तो कितनी बार में जाता है? 6 बार में। 2430 बचता कितना है? 90। यूक्लिड प्रमेय से हम क्या देखते हैं? यूक्लिड प्रमेय से हम देखते हैं कि भाज्य अर्थात 2520 बराबर भाजक अर्थात 405 गुणे भागफल अर्थात 6 प्लस शेषफल अर्थात 90, ये हमारा बचता है। शेषफल 90 है, शेषफल 90 है। तो क्या 90 शून्य के बराबर है? नहीं, 19 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए फिर से इस शेषफल से इस भाजक में भाग देते हैं, जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था। जो शेषफल होता है उसी से पहले वाले भाजक में तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। आइए 90 से भाग देते हैं। 90 से 405 में भाग देते हैं। कितनी बार में जाएगा? 4। 9 चौके 36। बचता कितना? 45। फिर हम क्या देखते हैं? यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय से देखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल 45 है। तो अब क्या शेषफल 0 के बराबर होगा? शेषफल कितना है? शेषफल हमारा है 45। 45 0 के बराबर नहीं होगा ना। फिर से इसमें इससे भाग देंगे। 45 भागा 90। इस बार हम भाग देंगे तो 2 बार में 90 हमारा आ जाता है और शेषफल 0 हो जाता है। इस बार हमारा शेषफल 0 हो चुका है। शेषफल 0। शेषफल हमारा 0 हो चुका। इसका सीधा सा मतलब है यूक्लिड प्रमेय के अनुसार जब शेषफल 0 हो जाए, यूक्लिड प्रमेय से जब शेषफल 0 हो जाए तो दी गई संख्याओं अर्थात 2520 और 405 का HCF अंतिम भाजक होता है। अंतिम भाजक अर्थात 45, क्योंकि इसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया। जिस लास्ट वाले भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है वही हमारा HCF मौसा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 45।